नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण पूरा हो चुका है और अब बारी है सातवें और आखिरी चरण की। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 57 सीटों पर मतदान होना है, जहां 954 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सुपर एक्टिव हैं। बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर धारदार हमले कर रहे हैं। 7वें चरण को लेकर 5 दिन बाद चुनावी शोर थम जाएगा और 4 जून को तय होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक लगाती है या विपक्षी गठबंधन उन्हें रोकने में कामयाब हो पाता है। तो आपको बता दें, 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें, परिणाम 4 जून को आएंगे। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। अब देखिए, 7वें चरण में जो मतदान होना है उनमें बिहार की 8 सीटें हैं, जहां कुल 134 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। कुल 8 सीटें बेहद अहम, जिसमें बिहार की राजधानी पटना भी शामिल है, पटना साहिब हो या पाटलिपुत्र। इसके अलावा एक सीट है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में मतदान होना है और एक सीट पे अगर उम्मीदवारों की संख्या देखें तो 19 है। चंडीगढ़ में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी मतदान होना है 1 जून को, 7वें चरण में। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें आती हैं और आपको बता दें कि इन चारों की चारों सीटों पर मतदान होना है और इन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या है 37। कुल 37 उम्मीदवार की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी 1 जून को। इसके बाद बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होना है और इन 3 सीटों पर अगर उम्मीदवारों का आंकड़ा आप देखें तो अर्धशतक लग रहा है। 52 उम्मीदवार हैं यहां मैदान में। 3 सीट उम्मीदवार 52, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी 1 जून को। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होना है और यहां कुल 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। एवरेज देखें तो 11 उम्मीदवार पर सीट के हिसाब से। 66 उम्मीदवारों की किस्मत 1 जून को ईवीएम में ओडिशा में कैद हो जाएगी। इसके बाद पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं और इन 13 की 13 सीटों पर मतदान होना है 1 जून को और उम्मीदवारों की संख्या है 328। यानी 328 उम्मीदवारों की किस्मत 1 जून को पंजाब के लोग ईवीएम में कैद कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और उनमें 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण में 1 जून को। उम्मीदवारों की संख्या है 144। 144 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में 1 जून को कैद हो जाएगी। इन 13 सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी है। वाराणसी में भी 1 जून को ही मतदान होना है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कुल 9 सीटों पर मतदान होना है। कुल 42 लोकसभा सीटें यहां हैं, उनमें से 9 सीटों पर मतदान होना है और 124 उम्मीदवार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत ईवीएम में 1 जून को कैद हो जाएगी। तो यह स्थिति है अगर हम देखें 7वें चरण की। अब इस दौरान वो प्रोमिनेंट फेसेस कौन कौन सी हैं, जरा उसके बारे में भी आपको बता दें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, जहां पर इस बार मतदान होना है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लगातार तीसरी बार उम्मीदवार हैं।
तो 24 का ये 7वां चरण है, जहां वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय सीट, जहां से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके बाद भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए पटना साहिब लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2019 में भी रविशंकर प्रसाद यहां से जीत कर आए थे। उससे पहले 2014 में यहां से बीजेपी के लिए जीत दर्ज की थी वर्तमान में टीएमसी के नेता शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन 2019 और 2024 में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है पटना साहिब लोकसभा सीट से। अब अगले अगर वीआईपी कैंडिडेट की बात करें तो वो है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा 1 जून को। इसके बाद अगर बात करें तो मंडी लोकसभा सीट आती है, जहां से कंगना रनौत हैं जो प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अब देखिए अभी तक की जो स्थिति रही है 7वें चरण की अगर बात कर ली जाए तो 7वें चरण में ये प्रोमिनेंट फेसेस हैं। विक्रमादित्य सिंह हैं जो कि कंगना रनौत के अपोजिट हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। वहीं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की बात करें तो काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रविशंकर प्रसाद के बारे में हमने आपको बताया, पटना साहिब से प्रत्याशी हैं। निशिकांत दुबे हैं गोड्डा संसदीय सीट जो कि झारखंड की है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आपको बता दें कि ये प्रोमिनेंट फेसेस हैं। पवन सिंह नेता तो बीजेपी के थे कुछ दिनों पहले तक, अब पार्टी ने इन पर एक्शन भी लिया, बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। भोजपुरी सिनेमा के सलमान खान कहे जाते हैं और इनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था आसनसोल से, लेकिन इन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वहां से चुनाव नहीं लड़े और अब ये एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने ताल ठोक रहे हैं काराकाट से। और काराकाट की अगर बात की जाए तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी ने फैसला लिया और इन पर पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत एक्शन भी लिया गया है। तो फिलहाल ये चुनावी मैदान में है निर्दलीय के तौर पर। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेता थे पवन सिंह, लेकिन अब ये फिलहाल पार्टी से बाहर चल रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 57 सीटों पर मतदान होना है। अब 2019 के परिणाम क्या रहे थे जरा वो भी हम आपको समझा देते हैं कि क्या स्थिति रही थी 2019 में।
तो देखिए 2019 के परिणाम भी किस तरीके से रहे थे, चाहे वो पहले चरण की बात कर ली जाए या दूसरे चरण की बात कर ली जाए, किस तरीके के परिणाम रहे थे वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो देखिए 2019 में लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या रहे थे। पहले चरण के तहत जो वोटिंग हुई थी उसमें कुल 91 में से बीजेपी के खाते में 31 थी, कांग्रेस के खाते में 9, अन्य के खाते में 51। वहीं अगर बात कर ली जाए दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में कुल 97 सीटों पर मतदान हुआ था और 97 में से 38 बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास 12, अन्य के पास 47 थी। अब तीसरे चरण में जब मतदान हुआ था 115 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पास 67 सीटें थी, कांग्रेस के पास 19 और अन्य के पास 29। वहीं बात अगर चौथे चरण की करें, कुल 71 सीटों पर मतदान हुआ था, जहां 2019 में बीजेपी के खाते में 49, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 20 थी। वहीं अगर पांचवें चरण की बात करें तो कुल 51 सीटें थी और बीजेपी के खाते में 42 सीटें थी, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 8। छठे चरण की अगर बात करें तो छठे चरण में 59 सीटें थी 2019 में, जहां पर बीजेपी के खाते में 45, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य के खाते में 13 सीटें गई थी। और सातवें चरण में कुल 59 सीटों पर मतदान हुआ था, जहां 31 सीटें बीजेपी के खाते में थी, कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य के खाते में 20 सीटें थी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, सातवें चरण में जो मतदान होना है उसमें सबसे अहम राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा अगर कहें तो पंजाब, चंडीगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर मतदान होना है। बीजेपी यहां से जीतती आई है, इस बार 19 कैंडिडेट यहां पर हैं, चुनौतियां बीजेपी के लिए यहां पर हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश का समीकरण। वहीं गीतांशु सेजवाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, उनसे चंडीगढ़ और पंजाब के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। विवेक जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, सातवां चरण बेहद अहम अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, बीजेपी के लिहाज से देखें और खुद प्रधानमंत्री के लिहाज से देखें तो बिल्कुल सातवां चरण काफ़ी अहम है। और इसमें जैसा आप सभी जानते हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 2 और केंद्रीय मंत्री हैं, एक महेंद्र नाथ पांडे हैं जो चंदौली से इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, वो मिर्ज़ापुर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो मैक्सिमम सीटें 13 में से भाजपा के पास ही गई थी। एक घोसी की सीट ज़रूर थी जो विपक्ष के पास, बसपा के पास चली गई थी। इस बार बसपा इलेक्शन अलग से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, ये वहाँ का समीकरण बना हुआ है। गाजीपुर की सीट की बात करें तो वहाँ से अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रवि किशन हैं गोरखपुर से, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट है। देवरिया की सीट है, कुशीनगर की सीट है, बलिया की सीट है जहाँ से नीरज शेखर स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं वो लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से इस बार। तो सारी की सारी सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं इस चरण में तो सारा फोकस बनारस पर है। और काफ़ी कैंपेनिंग प्रधानमंत्री ने करी, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो जाहिर बात है कि वो ऐसा माना जा रहा है कि 28, 29 और 30 या 2-3 दिन वो काशी में ही रहेंगे, वहीं स्टेशन करेंगे। कांग्रेस ने भी कोशिश करी है, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और लोकल वहाँ से आते हैं बनारस से, वो इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी भी उनके लिए प्रचार कर रही है। और बात है कि समाजवादी पार्टी से कभी अजय राय के 36 के आंकड़े हुआ करते थे, बहरहाल आज सब लोग एक हैं। तो जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव महत्वपूर्ण है लेकिन लड़ाई भी बहुत कठिन है। इस बार वैसी लड़ाई नहीं है जैसी 2019 में हमने देखी थी। इस बार टक्कर लगभग हर सीट पर मिल रही है। काशी की सीट में कितना अंतर और बढ़ेगा ये देखना होगा, वहाँ की बात अलग है। लेकिन बाकी की जो 12 सीटें हैं उन सभी पर अच्छी लड़ाई हो रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। ठीक है गीतांशु, आपसे चंडीगढ़ के समीकरण को जरा सा अगर समझें तो चंडीगढ़ का समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या हमने देखी 19, ये तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। देखिए चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब से मिलता है और एक राजधानी जो है बनी हुई है, साथ ही एक सीट वहां पर है जिसको चुनना है और एक सीट के लिए जो है इस वक्त दावेदार जो है 19 है और 19 में से जो आगे आती रही है वह भाजपा है और भाजपा के
विपक्ष में इस बार इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, जो कि चंडीगढ़ में भी राजी है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर प्रत्याशी जो है खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है उनके साथ, और प्रचार में कोई कमी नहीं है। पीछे जो है बीजेपी की सीट बनी रहती थी, किरण खेर वहां से जीत के आई थी। तो इस बार जो है बीजेपी ने कैंडिडेट जो है काफी चुनकर और सर्वे के हिसाब से जो है सबका पत्ता गोल करके एक नए कैंडिडेट को वहां पर चेहरा बनाया है, जो कि काफी देर से जो है पार्टी में जुड़ा हुआ था। हालांकि इस बार टक्कर जो है कांटे की बताई जा रही है, और चंडीगढ़ जो एक ऐसी सीट है जहां पर बैठकर हर कोई जो है महसूस करता है कि हाँ काम किया जाए और पार्टी की भी वहां पर इज्जत बनी रहती है। तो एक पार्टी के तौर पर अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ एक अहम सीट बनी है जहां पर सभी पार्टियां जो है अपना अपना जोर लगा रही है। निर्दलीय वहां पर काफी है, जिस वजह से जो है आंकड़ा जो है इस वक्त काफी बढ़ चुका है। एक सीट के लिए 19 प्रत्याशी खड़े। ठीक है गीतांशु, आते हैं आपके पास फिर से। विवेक जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमने इस बार का मुकाबला देखा है वो अमूमन उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर त्रिकोणीय है। बसपा अगर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, पूर्वांचल में कितना डैमेज बीजेपी को कर सकती है, कितना डैमेज इंडिया अलायंस को कर सकती है? देखिए, पूरे जो बची हुई सीटें हैं उसकी अगर हम खाली बात करें तो कुछ एक सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रभावशाली है। खासतौर से घोसी की सीट है जहां से बालकृष्ण चौहान जो उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो एक बार सांसद भी बसपा से वहां से चुन करके आए हैं। बलिया की जो सीट है वहां पर भी बीएसपी का प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है। बाकी की जो सीटें हैं वहां पर बीएसपी का प्रत्याशी वैसा प्रभावी नहीं है। एक सोनभद्र की हम बात जरूर कर सकते हैं, रॉबर्ट्सगंज जिसको कहते हैं, सीट का नाम रॉबर्ट्सगंज है। लेकिन बाकी किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी उतनी प्रभावशाली इस फेज में नहीं दिख रही है। 3 या 4 सीटें ऐसी होंगी जहां बीएसपी की टक्कर या त्रिकोणीय मुकाबला हम मान सकते हैं। अदरवाइज बाकी की जो सारी सीटें हैं, ज़्यादातर सीटों पर वो स्टेट फाइट हो रही है बीजेपी और गठबंधन के बीच में। अब बाकी जो पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ, कहीं कहीं पर बसपा जरूर त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई दिखी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सारी सीटों की बात करें ऑन एन एवरेज तो बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों के अलावा बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा मैदान में लड़ती हुई दिखाई नहीं दी है। जहाँ तक नुकसान की बात है तो जहाँ पर बीएसपी लड़ी है वहाँ पर कई जगहों पर वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को नुकसान पहुँचा रही है और कहीं पर भी वो भाजपा के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही है। तो दोनों ही दल बीएसपी से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं होंगे, लेकिन अब वो बाकी उनके अपने वोट कितने पड़े हैं नहीं पड़े हैं या बसपा ने किसका वोट कहाँ पर ज़्यादा काटा है, ये इलेक्शन जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ सीटें ऐसी जरूर हैं तो जहां पर उसने सपा को भी और कुछ सीटें हैं जहां पर भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया। जो एक ये धारणा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए वो उनसे छिटकते नहीं हैं। अगर यही स्थिति इस बार भी रही तब क्या समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं? ये स्थिति अभिषेक इस बार दिखी नहीं है। जो बसपा का वोटर है वो 2019 और 2014 में उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। इस बार जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें भाजपा को भी गया है उसका कैडर वोट, और कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन को गया है। और उसकी वजह यह है, समाजवादी पार्टी को तो बसपा का वोटर वोट नहीं करता है, कांग्रेस के साथ अलायंस होने से जरूर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, खासतौर पर यादव सिर्फ 5 ही उतारे हैं, बाकी जगहों पर उन्होंने ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों को उतारा है, इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिला है। तो बीएसपी जहां पर लड़ रही है वहां पर तो उसका कैडर वोट उसके साथ में है। जहां वो नहीं लड़ रही है और लड़ाई से थोड़ा बाहर है, वहां पर जो उसका वोट है वो प्रत्याशी के हिसाब से गया है, कहीं पर भाजपा के पास गया है, कहीं पर सपा के पास भी गया है। तो ये स्थिति है, बहुत एम्बिगुअस स्थिति है, बहुत साफ साफ, इसीलिए नतीजे के बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस बार। पिछली बार बहुत सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी, इस बार वो स्पष्टता नहीं है जिस तरह का चुनाव हुआ है, क्योंकि वोटर भी बहुत खामोश था। कैंपेन को इश्यूज भी उतने ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं तैरे हैं जो इश्यूज नेशनल पार्टीज़ के द्वारा बनाए गए या रीजनल पार्टीज़ के द्वारा बनाए गए। और इसी वजह से जो वोटर है वो कहाँ किसका वोटर कितने कहाँ चला गया है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीएसपी का जो वोटर था वो भाजपा के साथ ज़्यादातर है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी बीएसपी का वोट गया है कहीं कहीं पर, यह भी देखने को मिला है। चलिए विवेक जी, तो इंतजार अब 4 जून का रहेगा। 4 जून को क्या समीकरण निकल करके आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और गीतांशु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। आखिरी चरण की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो वाराणसी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है।
वहीं कांग्रेस ने अजय राय को मैदान में उतारा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी से बात की हमारी संवाददाता कंचन कनोडिया ने, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वाराणसी से उम्मीदवार अजय राय जी। सर, हम देख रहे हैं आप लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है, किस तरीके से देख? लोगों का प्यार है, साथ है। कल आप देखिए पूरा जनमानस, पूरा हुजूम खड़ा था, सारी ताकत के साथ लोग खड़े थे। पूरे बनारस की जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारी जुटाई भीड़ नहीं है। स्वयं ये देखिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे 3-3, 4-4, ये लोग मजबूत लोग, सारे लोग स्वयं से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया झूठी बात। सब गुजरातियों को लाके सारा काम दे दिया, सारा काम गुजराती कर रहा है। हमारे लोग चाकरी करेंगे, हमारे लोग झाड़ू लगाने वाले हैं। इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को यहाँ से बैरंग विदा कर देंगे। सर, लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पे, कह रहे हैं इनका तो काम ही है कि झूठ बोलो और चुनाव प्रचार करो, झूठ बोलो। अब ये जनता से पूछिए झूठ कौन बोल रहा है, मोदी झूठ बोल रहा है कि विपक्ष बोल रहा है? मोदी ने जो कहा पूरा किया। बनारस में चले जाइए, गंगा जी को देख लीजिए जरा कैमरा लेकर, नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, जाकर पूछ लीजिए। माझी समाज रो रहा है कि नहीं रो रहा है, डोम समाज रो रहा है कि नहीं रो रहा है, किसान रो रहा है कि नहीं रो रहा है, पटेल रो रहा है कि नहीं रो रहा है। मुसलमान की बात छोड़ो आप, कोई हिंदू समाज में कोई खुश नहीं है। सारे लोग मोदी को इस बार यहाँ से विदा कर देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार लेकर आ रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। अरे झूठी बात, अब वो जाने वाले हैं। वो शिवसेना के नेता ने कहा है ना कि इनके सारे पासपोर्ट जब्त किया जाए। सबसे पहले मोदी का पासपोर्ट जब्त किया जाए, सबसे पहले ये, और अमित शाह का। कल हमने देखा आपकी रैली में डिंपल यादव भी मौजूद थी, और जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीरें आपको भेंट की जा रही थी, प्रियंका जी को भेंट की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वही मुद्दा आप लोग भी उठा रहे हो। 400 पार के बाद, संविधान बदलने के बाद आप कर रहे हैं। इन्होंने बोला है, भाजपा के नेताओं ने बोला, आनंद हेगड़े ने बोला, जो मंत्री हैं कर्नाटक से भारत सरकार में, इनके लल्लू सिंह जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़े हैं अयोध्या से, जो राम का पाठ करने वाला अरुण गोविल ने बोला है, उसके खिलाफ मोदी जी ने कोई कार्रवाई किया। उन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे, हमको 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। सर, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था बहुत ही कम मतों से, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा पीएम मोदी थे और आप थे कांग्रेस की तरफ से, बहुत कम मतों से आपको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कितने आश्वस्त? निश्चित तौर से मोदी को जनता हराएगी। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं, मैं खड़ा हूँ। जनता ने मन बना लिया कि मोदी को हराना है। सर, इंडिया गठबंधन, आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा जनता में? इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही थी, 7वें चरण में सुनामी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।